So let us start with today's session. We'll continue with what we were studying in the last session. So हमारे पास, if you remember, we had different conditions, मतलब different positions of masses and pulley and so on and so forth. Then we were writing down free body diagram, FBD for each of this. Then we had to write down equation. And lastly, we wanted to calculate tension and acceleration. तो कल हमने दो ही पुली का केस लिया था. Today I will be increasing one pulley. तो ऐसा कर एक पुली और दो मासेस. आज हम एक पुली और तीन मासेस लेंगे. So what we will do is, let's say we have situation something like this. यहाँ पे first of all, okay. So what we have here is, यहाँ पे एक मास है और इसके नीचे और एक मास होगा और इस साइड पे एक मास होगा. तो what we will have is this. We have a mass over here, some mass, and I will follow the notations of the study material that I gave you. तो यहाँ पे एक मास है, then you have another mass over here, somewhere over here, then you have one more mass somewhere over here. अब डेफिनेटली जिस साइड पे ज्यादा मास है उस साइड ही एक्सेलरेशन होगा. मतलब यहाँ पे दिस सिस्टम विल गो डाउन हियर. लेट अस से दिस इज मास m2, दिस इज मास m3, दिस इज मास m1. और यहाँ पे एक स्ट्रिंग के थ्रू ये जो पुली है ये रिजिड सपोर्ट पे लगाया गया होगा विद द हेल्प ऑफ सम पुली, एंड दिस इज द सेम स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर द पुली. Again, assumptions are the same. Pulley is frictionless, pulley is massless. Ab notation I am trying to follow your study material that I give you. So I'll just name it A, this is B and this is C. यहाँ पे जो टेंशन होगा वो होगा T1 और ये सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी टेंशन होगा T1. ऊपर से देखो तो टेंशन नीचे देखेगा T1 एंड T1. ये स्ट्रिंग अलग हो गया, इसके लिए इसको बोलोगे T2. This is another string, so this will be T3. This is what you have. Overall acceleration is downwards क्योंकि m2 plus m3 is greater than m1. पिछले केसेस में हम बोल रहे थे कि just m2 is greater than m1 क्योंकि दो ही मासेस थे. Now in this case you have three masses. तो हो सकता है कि m2 is less than m1, हो सकता है m3 is less than m1. But m2 plus m3 is greater than m1. तो ओवरऑल जो राइट साइड है वो नीचे जाएगा और जो लेफ्ट साइड का मास है वो ऊपर जाएगा. एक्सेलरेशन फाइंड करना इज नॉट अ बिग चैलेंज क्योंकि मैंने आपको एक्सेलरेशन का स्ट्रेट अवे एक फॉर्मूला बताया है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. अभी देखो टोटल मास तो m1 plus m2 plus m3 आएगा, m1 plus m2 plus m3 आएगा. और नेट फोर्स देखो ये दोनों नीचे जा रहे थे और ये अकेला ऊपर जा रहा है, अपोज कर रहा है. मतलब m2 plus m3g माइनस m1g. तो नेट फोर्स क्या आएगा, m2 plus m3g माइनस m1g. तो ये आएगा m2 plus m3 माइनस m1g. तो ये आ गया नेट फोर्स m2 plus m3 minus m1 और g is there. So that is how you get acceleration, net acceleration of the system. तो ऐसा आपको मिलेगा ये. Now this is the one task that we have performed. सिर्फ acceleration ही मिला अभी तक, हमको find करना है टेंशन T1, टेंशन T2, टेंशन T3 और एक्सेलरेशन. उसमें सिर्फ क्या मिला हमको, एक्सेलरेशन. अब हाउ टू फाइंड आउट अदर पैरामीटर्स, तो एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम आप यूज करोगे वन बाय वन. तो इफ यू लुक फॉर द फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम M1 का, अगर आप M1 देखोगे तो M1 के केस में व्हाट यू हैव इज, ऊपर की तरफ एक टेंशन है और नीचे है m1g. ओवरऑल ये जा रहा है ऊपर. तो आप लिखोगे T1 माइनस m1g इक्वल टू नेट फोर्स मतलब m1a. वैसे मैंने बता ही दिया था कुछ ऊपर जाता है तो g प्लस a, तो m1g प्लस a.
करेक्ट। आपको T1 फाइंड करना है तो अब A वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो व्हाट यू विल गेट इज T1 इक्वल टू M1 G प्लस A, और A है आपके पास M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और यहाँ पे G आएगा। अब ये G को निकाल लोगे कॉमन, तो यू विल गेट M1 आउटसाइड, G को मैं कॉमन निकाल लेता हूं यहां से, देन 1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, क्रॉस मल्टीप्लाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन प्लस M3, और G है M1 कैंसल, M1 2M2 और 2M तो 2 कॉमन, M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 G, राइट। ऐसा आएगा और यही आएगा, डेफिनेटली यही आएगा, यही है। अब याद कैसे रखते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट इज टू नो ट्रिक्स। याद ऐसे रखते हैं कि अब फ्री बॉडी डायग्राम किसका देखा, M1 का, तो M1 बाहर आएगा, राइट, M1 बाहर आएगा और उसके साथ 2 आएगा, और अंदर M1 को छोड़ के जो दो मास है वो न्यूमरेटर में आएंगे, कौन सा, M2 प्लस M3, और नीचे टोटल मास आएगा M1 2 M2 प्लस M3 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 G। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद M1 कैंसल हुआ, और M2 2 बार, M3 2 बार, मतलब ऐड हुआ, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ रिमेम्बरिंग, राइट। तो ऐसा अगर याद रखोगे तो देन इट इज नॉट अ वेरी बिग डील टू remember equations. So when you look here at T1, so what you can do is यहाँ पे T1 equal to अभी 2M1 अंदर M2 प्लस M3, M2 प्लस M3 बाहर इसके G और नीचे टोटल मास, और ये मिल गया तो T3 का तो टेंशन ही नहीं है। T3 is 2 times of T1, T3 is 2 times of T1, है ना, ऊपर T3 है नीचे 2 T1 है, तो T3 is 2 times of T1, मतलब सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 की जगह पे 4। गुड, क्या रह गया, T2 रह गया। अब T2 अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड है, क्योंकि T2 फाइंड करना है तो आप M2 का FBD ड्रॉ कर सकते हो, आप बोल सकते हो अगर आप यूज कर रहे हो तो, इफ यू वांट व्हाट यू कैन डू इज, ये आ गया, आप बोलोगे ये ऊपर है T1, ये नीचे है T2, सिर्फ T2 नहीं है नीचे, M2G भी है नीचे, नीचे M2G भी है, तो I prefer not to do this because it becomes little hectic. What I will do here is end point, ये ले लेंगे, नीचे है M3G, ओवरऑल एक्सेशन इज डाउनवर्ड, ऊपर है T2, तो इसका इक्वेशन मिलेगा M3G माइनस T2 इक्वल टू M3A। वैसे मैंने बता के रखा था इफ एनीथिंग इज गोइंग डाउन, यस, तो T2 is M3G माइनस A, तो यहाँ पे अभी वही सब G माइनस A के साथ करोगे, तो T2 is M3G minus A is M2 plus M3 minus M1G upon M1 plus M2 plus M3, G कॉमन निकाल लोगे तो M3G कॉमन निकाल लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया साथ में, ये 1 हो गया ना, यस। तो ये बाहर आने के बाद यहाँ पे 1 था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M2 माइनस M3 माइनस M2 माइनस M3 प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, कैंसल 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 कैंसल, तो ये 2 M3 M1
अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3g, राइट। अब थोड़ा याद रखना, यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाएगा, यही आएगा, दिस इज व्हाट यू विल गेट, दिस इज व्हाट यू हैव। ओके, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कैसे याद रखें कि M2 ले कि M1 ले। तो दो तरीके हैं। जब आप टेंशन T2 फाइंड करते हो, टेंशन T2 कहाँ पे है, ये टेंशन T2 दो ब्लॉक्स में है, और दोनों ब्लॉक कहाँ पे है, एक साइड में है, इस साइड में एक ही ब्लॉक है। तो इफ यू आर फाइंडिंग आउट टेंशन बिटवीन द स्ट्रिंग विच इज बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑन द सेम साइड, तो उस केस में याद कैसे रखेंगे? दो तरीके हैं। एक तो जब आप टेंशन का फॉर्मूला याद रखते हो, इस केस में टेंशन के साथ 2 आएगा ही, T3 को छोड़ के, T3 विल बी 4, T3 विल बी 2 टाइम्स ऑफ T1, और T1 में ऑलरेडी 2 है। तो बाकी जो टेंशन दो बचे, कौन से दो? स्ट्रिंग के, पुली के नहीं, स्ट्रिंग के। पुली के सपोर्ट को बाद में बात करेंगे। T1 और T2 दोनों में 2 तो आएगा, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे भी 2 आया। ये मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखते हो। यहाँ पे एक ही ब्लॉक था, एक ही ब्लॉक था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जब एक ही ब्लॉक था तो जो ब्लॉक पे स्ट्रिंग है वो बाहर, मतलब 2m1 है, 2m1, और अंदर क्या, m2 प्लस m3, नीचे क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा याद रखते हो उसको। हियर व्हेन देयर आर टू ब्लॉक्स ऑन द सेम साइड, टू मेथड्स, 2m3 आएगा ही, क्योंकि जब जब टेंशन आप फाइंड कर रहे हो, और टेंशन किससे फाइंड कर रहे हो, फ्री बॉडी डायग्राम, किसका फ्री बॉडी डायग्राम, m3 का, तो m3 तो आने ही वाला है, m3 तो आएगा ही आएगा इक्वेशन में। अब m2 और m में से कौन सा आएगा, इसलिए याद रखना एंड पॉइंट, m3 कहाँ पे है, एंड पे, m1 कहाँ पे है, एंड पे, तो दोनों एंड पॉइंट के मासेस आएंगे, है वहां पे था 2m1 m3, था क्या 2m1 m3, यस, राइट। या फिर एक और सोचने का तरीका ये, इन रियलिटी ये एंड पॉइंट के जो मासेस होते हैं, दीज आर द मासेस विच आर बेसिकली एक्सपीरियंसिंग अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसके तो बैलेंसिंग हो गया ना T1 और T2 का, राइट। तो इसलिए एंड पॉइंट के मासेस वहां पे अपीयर होंगे, दिस इज द आइडिया हियर। गुड। अगर मैं इसी को उठा के यहाँ पे लगा देता, इमेजिन इमेजिन अगर मैं इसको यहाँ पे लगा देता ऐसा, गुड। तो अभी T1 में यहाँ पे M2 बाहर आता, 2m2 नीचे आता, अंदर आता m1 प्लस m3, और T2 में, नो, T2 में क्या आएगा, 2m3 m2, ऐसा आएगा वो। गुड गुड, तो इसको जहां से उठाया था वहां रख देते हैं वापस, फाइन। तो विल यू बी एबल टू रिमेम्बर दिस? और एक बार बताता हूं, अगर आपको T1 फाइंड करना है, T1 कहां पे है, ये m1 एक साइड पे एक ही मास, तो T1 जब तीन पुली हो, सॉरी तीन मासेस हो, तो तीन मासेस है, पुली के तो दो ही साइड होते हैं, तो क्या होगा, एक साइड पे दो मासेस होंगे, एक साइड पे एक मास होगा, यही तो हो सकता है, नथिंग एल्स कैन हैपन, यही होगा, एक साइड पे एक मास और दूसरे साइड पे दो। तो जिस साइड पे एक मास है वो यूज करना है टेंशन फाइंड करने के लिए, और उससे पहले एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब नीचे क्यों जा रहा है, अभी खुद सोचो ना आप, वो वेइंग मशीन देखा, वेइंग बैलेंस देखा होगा, एक साइड नीचे कब जाता है, जब एक साइड ज्यादा मास हो, तो ये नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि आ जाता है, मतलब m2 प्लस m3g इज ग्रेटर देन, तो नेट फोर्स क्या हो गया, m2 प्लस m3g माइनस m1g, अपॉन टोटल मास कर दिया तो मिल गया एक्सेलरेशन, तो m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3g, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब टेंशन फाइंड करना है तो पूरा सॉल्व करो, कैसे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1, T1 ऊपर है, M1G नीचे है, ओवरऑल सिस्टम कहां जा रहा है, ऊपर, तो T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A, या तो मैंने पहले ही बताया समथिंग इज गोइंग अप, तो टेंशन इज M1G प्लस A। फिर A के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे, ये A यहां सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे, टाइम जाएगा, ट्रिक यूज करना पड़ेगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, मैं जिस एंड पे देख रहा हूं उस एंड पे एक ही मास है, और उसको लग के टेंशन है T1, तो T1 के इक्वेशन में M1 बाहर बैठेगा, किसके साथ बैठेगा, 2 के साथ, और अंदर M2 और M3 आएगा, उसका एडिशन होगा, और नीचे तो टोटल मास रहेगा ही, क्योंकि ये तो आ ही रहा है एक्सेलरेशन से ना,
m1 प्लस m2 प्लस m3 कहां से आ रहा है? एक्सीलरेशन से आ रहा है. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. अब दूसरा साइड t2 फाइंड करना. t1 तो हो गया, t1 हो गया तो t3 भी हो गया, क्योंकि t3 इज जस्ट 2 टाइम्स ऑफ t1, तो उसका टेंशन होता नहीं इनको ज्यादा. द प्रॉब्लम इज विद t2. t2 एंड पॉइंट से देखोगे तो किसका कनेक्टेड है? m3. तो t2 के इक्वेशन में m3 और 2 बाहर दिखेगा, यू सी m3 एंड 2, राइट. दूसरे एंड पॉइंट पे कौन सा मास था? वो भी न्यूमरेटर में दिखेगा, और फिर g आएगा और नीचे टोटल मास आएगा. दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर. The simple tricks are there to remember equations, right? तो किसी डिराइव करने गए तो गए, टाइम नहीं होता है उतना. then let us change the situation little bit. अब थोड़ा सिंपल ही है, इसके बाद सिंपल है. Again you have condition, again you have free body diagram, again you have equation which I will not really write down क्योंकि equation लिख के solve करना वो I don't like it, मैं नहीं करने वाला. Tension and A. Okay. Now which one we should take? चलो एक ले लेते हैं इसमें से, बाकी का फिर आप खुद करोगे. तो we have, let us take, we have a table, something like this. Okay. हमारे पास एक horizontal table है. Then इस horizontal table पे एक mass है. We have a mass over here. Okay, good. And we also have another mass which is over here. ये जो दो masses है, they are connected with the same string, and this same string passes over a pulley. तो ऐसा वो पास होगा और ये यहाँ पे पुली को ज्वाइन करके रखा है. अब इसको आपके इसमें बोला है M1 A ब्लॉक, और ये M1, ये M2 और ये है B ब्लॉक. टेंशन T और यहाँ पे भी T. जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा होता है उसका नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस्ड होता है. दिस इज बैलेंस्ड नॉर्मल रिएक्शन. मतलब M1G इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द मोशन, क्योंकि वो उसको नॉर्मल रिएक्शन में बैलेंस करके रखा है. तो फिर M1G का कंट्रीब्यूशन मोशन प्रोड्यूस करने में नहीं होगा. मोशन कौन प्रोड्यूस करेगा? टेंशन नहीं 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 नहीं. M2G, net force is M2G here, right? क्योंकि M2G is the one who will produce motion. M1G को तो बैलेंस हो गया ना, नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस करके रखा है. तो एक्सेलरेशन का क्या था? नेट फोर्स. नेट फोर्स कितना है? M2G अपॉन टोटल मास. तो यहाँ ज्यादा सिंपल है, सिंपल. और आपको याद है मैंने एक बार बताया था कि टेंशन निकालना है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, कल ही बताया था. तो उस स्ट्रिंग के पीछे कितना मास है वो देखो, कितना है? M1. तो टेंशन क्या आएगा? M1A. तो M1A, तो M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2. दिस इज व्हाट यू विल हैव. ऐसा ही मिलना चाहिए. तो दिस इज व्हाट यू विल गेट. हो गया, करेक्ट, गुड. अगर इसके पीछे और M3 लगा देता तो फिर M1 प्लस M3A ऐसा आता. क्लियर, सिंपल, राइट. अगर यहाँ पे M2 करता हूँ, यहाँ पे M1 करता हूँ, तो एक्सीजन में M1 आएगा और ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगा टेंशन में. गुड, ओके. देन अब अगले जो केसेस है, और 4 से 5 केसेस और देखने हैं हमको. बट बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट केसेस, यू नीड टू नो फ्यू मोर बेसिक थिंग्स. पहले वो देखेंगे, फिर पुली के अगले केसेस पे जाएंगे. तो सबसे पहले यू नीड टू नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, वैसे ये केस आई कुड हैव स्किप्ड क्योंकि सिंपल है. Produced on a smooth horizontal surface. Smooth horizontal surface. I could have skipped this, but anyways, ऐसा है. You have a smooth horizontal surface, और इस smooth horizontal surface पे you have a mass. Smooth मतलब friction नहीं है वहां पे.
you have a mass, and then you have a driving force F, and then this is some mass M. This is mg, which is balanced by normal reaction R. एक्सेलरेशन आपको पूछा है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? नेट फोर्स एक ही फोर्स है अपॉन टोटल मास, एक ही मास है, तो क्या आएगा? एग्जैक्टली F बाय M, दैट्स इट. अब ये फोर्स जो था ये हॉरिजॉन्टल फोर्स था. मैं डिटेल ज्यादा लिखूंगा नहीं, बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव इन मॉड्यूल्स. यू हैव हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऑब्जेक्ट वाज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. दूसरे केस में you still have the same situation, horizontal surface, horizontal आपके पास ब्लॉक है जो सरफेस पे रखा हुआ है. ओनली थिंग इज ये जो अब फोर्स है, दिस फोर्स इज अप्लाइड not in horizontal direction, but it is applied at some angle to the horizontal. ये horizontal direction है x, और फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग दिस फोर्स समवेयर ओवर हियर एट एंगल थीटा, राइट? देखा होगा बहुत जगह पे, इवन क्रिकेट पिच में जब रोलिंग करते हैं ना, पिच को फ्लैट बनाने के लिए रोलर्स होते हैं, तो रोलर्स को से पीछे से खींचते ऊपर की तरफ है और मोशन हॉरिजॉन्टल होता है. तो इसका मतलब जो भी टोटल फोर्स लग रहा है वो टोटल फोर्स मोशन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, राइट? तो फोर्स अगर F है तो आपको ये देखना है कि कौन सा फोर्स है जो मोशन प्रोड्यूस करेगा. तो कौन सा फोर्स जो मोशन प्रोड्यूस करेगा? F cos थीटा x. गुड, क्योंकि ये कॉस कंपोनेंट, और F sin थीटा गया ऊपर. मतलब पहले केस में नॉर्मल रिएक्शन वाज बैलेंसिंग mg. अब दूसरे केस में नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin थीटा इज बैलेंसिंग mg, and F cos theta is producing motion, right? F cos theta is ma, so a is F cos theta by m. तो वही है ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास. ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? F cos theta अपॉन मास इज एक्सेलरेशन. So this is how you find it out. अब फिर से वही केस. So again you have the same case. अब सिर्फ जो फोर्स है इट इज डाउनवर्ड्स, मतलब ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ओके, एक्स डायरेक्शन. मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल. ओके, लेट मी गेट रिड ऑफ ऑल दिस. तो यू हैव अ मास. इस मास पे पहले मैं x और y एक्सिस दिखा देता हूँ. तो लेट मी शो x एक्सिस एंड y एक्सिस. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. तो दिस इज x, दिस इज y, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन भी वही है. देन यू हैव अ फोर्स which is something like this. ऐसा फोर्स एक्ट हो रहा है, ऐसा भी होता है. और रोलिंग करने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा पीछे से खींचेंगे. यू ऑल्सो हैव रोलर विच आर लाइक यू पुश, है ना? सो पुश करते हो. इफ यू कैन नॉट इमेजिन, आई जस्ट शो यू. ऐसा एक उसका रोलर का व्हील होता है एंड यू पुश इट डाउन, राइट? तो ऐसे केसेस में दिस इज द फोर्स. फोर्स का डायरेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में. वेरी गुड. तो ये थीटा है, तो ये F cos थीटा है. अब F cos थीटा ड्राइविंग फोर्स है, और F sin थीटा इस केस में नीचे की तरफ है. तो हियर व्हाट यू हैव इज F sin थीटा और mg भी. तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन R is equal to mg plus F sin theta, and acceleration is again driving force upon, मतलब acceleration में कोई फर्क नहीं पड़ा, same, doesn't make any difference to acceleration, but makes difference to normal reaction. Good, clear, very good. अब
ये तो हो गया acceleration produced on a smooth horizontal surface. You can have some cases in which you need to check what is the acceleration produced on smooth inclined plane. Okay, so acceleration produced on a smooth मतलब विदाउट फ्रिक्शन. अभी फ्रिक्शन मैं इसमें नहीं लाने वाला हूं फिलहाल, क्योंकि इक्वेशन विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो फ्रिक्शन भी आएगा और इंटरेस्टिंग है एंड इट इज सिंपल, बट स्टार्टर पैक इज दिस. ओके, कहते हैं ना स्टार्टर पैक ऑफर करते हैं आपको, देयर आल्सो ऑफरिंग. चलो इससे तो स्टार्ट करो, फिर थोड़ा अपग्रेड करेंगे. वी विल अपग्रेड टू व्हाट वी से फ्रिक्शन. अब इसमें पहला ही केस दिया है व्हेन द इंक्लाइन प्लेन इज एट रेस्ट. पहले तो इंक्लाइन प्लेन क्या होता है देखो. नॉर्मली दिस इज व्हाट यू हैव हॉरिजॉन्टल. अब अगर मैंने इस हॉरिजॉन्टल इस प्लेन को थोड़ा ऊपर उठा लिया, ये बन गया इंक्लाइन प्लेन. इसको आप बोलते हो वेज, इसको वेज भी बोलते हैं, बट दिस इज इंक्लाइंड प्लेन बाय द वे. दिस इज व्हाट यू हैव, इंक्लाइंड प्लेन. अब अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस इंक्लाइंड प्लेन पे है, और फॉर द टाइम बिंग एज आई एम टेलिंग यू, फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन जब आएगा तो थिंग्स विल बिकम लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. ओके, तो ये आपके पास ऐसा रखा हुआ है, इट इज केप्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. Here you need little bit of mathematics also. थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए ज्योमेट्री का. अब ऐसा है, अगर ये एंगल थीटा है तो फॉर द टाइम बिंग इसको मैं लाइन नंबर 1 बोलता हूँ, लाइन नंबर 2. You must know if angle between two lines is theta, then the angle between two lines perpendicular to these two lines is also theta. मतलब अगर मैं पहली लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, है क्या परपेंडिकुलर? यस, करेक्ट. और मैं दूसरी लाइन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, राइट. तो इस केस में जो एंगल बनेगा दैट विल आल्सो बी थीटा. तो फिलहाल ये आपको समझ में आना चाहिए. नाउ व्हाई वी आर डूइंग दिस? वी आर डूइंग दिस ऑल बिकॉज वी नो mg is always vertically downwards and normal reaction is always normal to the surface in contact. थोड़ा नॉर्मल दिख नहीं रहा, उसको दिखा देते हैं नॉर्मल. तो नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस इन कांटेक्ट को नॉर्मल होता है, मतलब इट इज लाइक दिस. ओके, ये परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इसलिए तो उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं ना. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया यहाँ पे. ये mg है, mg का जो एंगल को लग के होगा वो होगा mg cos थीटा. अब हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, स्किड होगा, है ना, स्लिप होगा, मतलब स्किड होगा. तो स्किडिंग यहाँ पे कौन सा mg साइन थीटा. तो mg का साइन थीटा कंपोनेंट वो है जो इसको नीचे ला रहा है, कॉस नहीं. तो mg का साइन कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है. तो यू शुड नो नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा and force, driving force F is provided by mg sin theta. तो force is mass into A, तो आपको मिल जाएगा A equal to g sin theta. ये आपको सर्कुलर मोशन में भी काम में आएगा. मतलब when you have when you have a vehicle, गाड़ी है जो सर्कुलर रोड पे टर्न ले रहा है. अब होता क्या है, जब भी सर्कुलर मोशन की बात हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर रोड को आपने हॉरिजॉन्टल रखा है, राइट, रोड को आपने हॉरिजॉन्टल रखा है, तो जब टर्न आएगा तो अगर फ्रिक्शन
सफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, द व्हीकल विल बी थ्रोन आउट टेंजेंशियली, तो टर्न ले ही नहीं पाएगा वो। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोड को ऐसा ऊपर उठा लेते हैं, तो दे मेक इट वेज, और देन यू हैव टू डू कंपोनेंट्स ऑफ mg, वो हम तब देखेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग ये पता होना चाहिए, हमारे पास एक रेस्ट पे ऑब्जेक्ट था, एक प्लेन पे, हमने प्लेन को ऊपर उठा दिया, तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्किडिंग डाउन, और कौन सा कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, mg sin थीटा। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, इतना पता होना चाहिए कम से कम। गुड, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो a इक्वल टू g sin थीटा। अब ये सिंप्लीफाइड केस था, इसमें मैंने बताया पहले केस में व्हेन इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट, इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट, मतलब ये जो प्लेन है ये रेस्ट पे है, ये जो वेज है ये मूव नहीं हो रहा। तो केस नंबर 1 वाज इंक्लाइंड प्लेन एट रेस्ट। खुद अगर इंक्लाइंड प्लेन भी मूव हुआ तो उस केस में कंपोनेंट्स विल चेंज। कैसे? सिंपल, और जो इंक्लाइंड प्लेन मूव होगा, दैट इंक्लाइंड प्लेन विल बी मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन। तो नंबर 2, इंक्लाइंड प्लेन मूविंग या फिर एक्सेलरेटिंग, मूविंग विथ एक्सेलरेशन b। क्या किया हमने? हमने ऐसा किया कि इस इंक्लाइंड प्लेन को धक्का देना शुरू कर दिया। वी आर पुशिंग दिस इंक्लाइंड प्लेन with a force which produces acceleration b, right? सम वैल्यू हो सकता है जो फोर्स में लगा रहा हूं वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, हो सकता है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको मैंने b बोल दिया। तो नाउ इन दिस केस ये एक्शन है, दिस इज एक्शन, राइट? अब तो मैं आपको एक्शन रिएक्शन नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू इन टर्म्स ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो आपको याद होगा व्हेन यू मूव इनसाइड अ बस, अगर बस ने सडनली एक्सीलरेट किया तो यू फील अ पुश इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर बस ने सडनली ब्रेक अप्लाई किया तो यू फील अ पुश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। If the bus is taking turn towards right, you feel a push towards left. If the bus is taking turn towards left, you feel a push towards right. It is because the motion becomes accelerated, and then उस केस में a pseudo force acts on the body, like you as a body. अब ये एक वेज है, इंक्लाइन प्लेन है, उस पे एक ऑब्जेक्ट है, आप पूरे के पूरे एज वेज को, मतलब पूरे प्लेन को आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? एक्सेलरेट कर रहे हो, मतलब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जस्ट लाइक यू सिटिंग इन अ बस। तो दिस बिकम्स एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप भी बैठे थे, आपको भी लगा कि इसने धक्का दे दिया, इसको लगेगा कि नहीं, राइट? जब बस, you see when the bus applies brake, you feel a push in the forward direction, correct? मतलब रिटार्डेशन अगर होगा तो यू फील फॉरवर्ड पुश, मतलब फोर्स इज बैकवर्ड, यू फील अ पुश फॉरवर्ड, करेक्ट? क्लियर? व्हेन द बस इज टेकिंग लेफ्ट टर्न यू फील पुश इन द राइट। अब मैं इस पूरे वेज को ऐसा धक्का दे रहा हूं, तो मास क्या एक्सपीरियंस करेगा? बैकवर्ड, एग्जैक्टली। तो दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स exactly opposite to this, and that force will be m into b। ये सफिक्स नहीं है, ये सफिक्स नहीं है, दिस इज m into b force। गुड, इसको मैं हटाता हूं यहां से बिकॉज आई एम फाइन विद दिस, या फिर अगर आपको चाहिए तो आई विल ड्रॉ, बट यू नीड टू नो directions of all the forces। okay, good, anyways मुझे ये लाइन दिखानी है, I'm sorry for this। okay, then clear यहां तक? if this is clear, अब आप फोर्सेस, कौन से फोर्सेस? mb, बाकी तो सॉल्व हो ही गया। अब आप mb के कंपोनेंट्स करोगे, तो mb के कंपोनेंट्स कैसे जाएंगे?
वेयर अरे wait, first of all you should know how to do components. You must know how to do components. एक काम करो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा? वेरी गुड, 90 माइनस थीटा, एक्सीलेंट। अब अगर मैं इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यू टोल्ड मी दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा? वेरी गुड, डन, थीटा, करेक्ट। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे mg cos थीटा के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट चाहिए था, क्योंकि वो प्लस mg cos थीटा किसको बैलेंस करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। ये mb है तो ये क्या आ गया? mb cos थीटा। यहां पे क्या आएगा? mb, वेरी गुड। नाउ डू यू सी नॉर्मल रिएक्शन को कौन दो बैलेंस कर रहे हैं? Normal reaction is balanced by mg cos plus mb sin theta, and mg sin theta is balanced by, yes, right? तो ये याद रखना। अब बैलेंस जब बोला मतलब ये जो बॉडी था वो नीचे नहीं आएगा, बैलेंस हो गया। हाँ, तो नेट नीचे क्यों आएगा फिर? लेकिन ये नीचे आ रहा है क्योंकि पहले से ही क्या था, शुरू से ही द बॉडी वाज कमिंग डाउन। इन दिस केस द फोर्स व्हिच वाज रिस्पांसिबल टू ब्रिंग इट डाउन वाज जस्ट mg sin थीटा। इन दिस केस नेट फोर्स व्हिच इज ब्रिंगिंग द बॉडी डाउन is nothing but mg sin थीटा माइनस mb cos थीटा। गड़बड़ मत कर देना। ये पहले क्यों लिखा मैंने? बॉडी नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? हाँ, तो नीचे का फोर्स ज्यादा होगा ना। हाँ, तो mg sin थीटा माइनस mb cos थीटा, बट फोर्स क्या होता है? वेरी गुड, तो mg sin थीटा माइनस mb cos थीटा, mm उड़ा दो, इक्वल टू g sin थीटा माइनस, वेरी गुड, राइट। अब याद रखने का तरीका, जब वेज मतलब जब इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पे था, तो उस केस में सिर्फ जी साइन थीटा, करेक्ट, क्योंकि अपोज करने के लिए कुछ है ही नहीं, है क्या? ऊपर के डायरेक्शन में कुछ नहीं, पर अगर ऊपर के डायरेक्शन में कुछ आ गया तो इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में भी एक फोर्स है। तो क्या लिखोगे? माइनस बी कॉस थीटा, हो गया माइनस बी कॉस थीटा। या फिर एक काम करो, और सिंपल ट्रिक ये याद रखो, व्हेन इंक्लाइन प्लेन इज एक्सेलरेटिंग a इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो जब इंक्लाइन प्लेन इज एट रेस्ट मतलब बी जीरो, तो a इक्वल टू जी साइन थीटा। तो दिस इज द वे ऑफ रिमेम्बरिंग। गुड। अब अगर आपको इतना ये तो नहीं लगने वाला फिलहाल, बट आई जस्ट टोल्ड यू ये इज इजी, दिस इज व्हाट यू विल नीड। तो व्हाट is the force which is responsible to bring an object down the inclined plane, and what is the acceleration? g sin theta, very good। अब हम आ जाते हैं वापस से हमारे वही फ्री बॉडी डायग्राम एंड ऑल दिस थिंग्स। सो यू हैव कंडीशन, you have free body diagram, you have equation जो मैं लिखने नहीं वाला हूँ, and then you have tension and acceleration. So remember, I am not going to write down equations here. अब पहला केस देखते हैं, अभी इन्होंने क्या दिया है, ठीक है, फाइन। So I'll just follow the notations again of your book. You have a wedge, something like this, ऐसा एक wedge है, इसको वेज बोलते हैं, बाय द वे इंक्लाइन प्लेन को वेज बोलते हैं, WEDGE, वेज। देन दे हैव गिवन यू सम एंगल थीटा, और यहाँ पे क्या है? M2 और M1, ठीक है, दिस इज थीटा, एंड यू हैव अ बॉडी समथिंग लाइक दिस, इसको यहाँ रख देते हैं, more or less like this, ऐसा एक बॉडी है। गुड। इसका मास मैं बोल देता हूँ m1 है, ये a बॉडी है,
ये B बॉडी है, इसका मास m2 है, तो दिस इज विथ मास m2 and then they have given you a pulley somewhere over here. You have a string which passes over this pulley. ऐसा है. Good. Now what is the net acceleration and tension? सबसे पहली चीज याद रखना, they will have to give you some information in figure, देना पड़ेगा. नहीं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसा बताया है, एक्सेलरेशन बताया नहीं, नहीं एक्सेलरेशन बताया क्या, बॉडी कहाँ जा रहा है, नीचे ऊपर, इसका मतलब बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम, वेरी गुड. लेकिन अगर ऐसा बोल दिया, हाँ, अब इसका मतलब ये है नेट फोर्स m2g माइनस m1g नहीं, m1g साइन थीटा, ये है m1g साइन थीटा. तो एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. तो एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स. व्हाट इज नेट फोर्स? m2g माइनस m1g साइन थीटा. तो m2g माइनस m1g साइन थीटा मतलब m2 माइनस m1 साइन थीटा, और g इसके बाहर, और अपॉन m1 प्लस m2. ये आ गया x. यही होगा, डेफिनेटली यही होगा, है वही m2 माइनस m1 साइन थीटा g अपॉन m1 प्लस m2. अब आपको पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग. अब दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो उठाओ. आई वुड प्रिफर टू टेक दिस, राइट. क्यों? क्योंकि फिर ये सीधा ऊपर या नीचे जा रहा है ना, ये नीचे आ रहा है. अब नीचे जा रहा है तो मैंने क्या बताया था, g माइनस a, पक्का. हाँ, तो t इक्वल टू कौन नीचे जा रहा है, m2, तो m2 g माइनस a, बराबर. तो a है आपके पास, ये सब्स्टिट्यूट करो एंड सॉल्व करो. तो यू नीड टू सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व. आई एम नॉट ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम एनीथिंग हियर, जस्ट नीड टू इमेजिन. फ्री बॉडी डायग्राम क्या ही ड्रॉ करोगे, ऐसे ही तो दिखाना है. You just have to take this. हो गया फ्री बॉडी डायग्राम. चलो, then T equal to m2 g minus a, but a is m2 m1 sin theta g. g दोनों में से मैं बाहर ही रख देता हूँ, 1 अपॉन m1 plus m2, क्रॉस मल्टीप्लाई m2 m1 plus m2 minus m2 plus m1 sin theta अपॉन m1 plus m2 into g. ये कैंसल एंड कैंसल. तो यहां से m1 कॉमन, तो m1 कॉमन आएगा, m1 m2 1 plus sin थीटा अपॉन m2 into g. ऐसा कुछ आना चाहिए, ऐसा समथिंग दैट दे शुड गिव यू. यही है m1 m2 1 plus sin theta g upon m1 plus m2. So this is what you have, this is what you get. simple, right? तो ऐसा इसको सॉल्व करना है. तो अब टेंशन अगर आपको फाइंड करना है तो ऑफ कोर्स हर एक चीज का ट्रिक है, हर एक चीज को याद रखने का ट्रिक है. ये था अंदर sin theta into g upon m1 plus m2. So even this has a trick to remember, okay, and that I will keep as an assignment for you to find out a trick of remembering this. m1 m2 into 1 plus sin theta g upon m1 plus m2, right? तो अभी और कॉम्प्लिकेट करूंगा मैं, बट इन द नेक्स्ट सेशन.